प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा संपन्न हो गई है। इसमें जो प्रश्न पत्र मिला वह प्रश्न पत्र आर्ट वाले विद्यार्थी और कॉमर्स वाले विद्यार्थी सभी को एक जैसा मिला था। तो मैं यहाँ पर जो सेट बी है, सेट बी का हल आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको अलग अलग सेट मिले हैं तो सेट के हिसाब से अलग अलग प्रश्नों का क्रम रहेगा। प्रश्न वही रहेंगे पर क्रम अलग रहेगा। तो हम इस सेट बी के माध्यम से समझेंगे और आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, आप मिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो निर्देश है, निर्देश आपने पढ़ ही लिए होंगे। पहले प्रश्न से बात करते हैं। सत्य सत्य बताना है। जो पहला प्रश्न इसमें दिया है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं। तो यह कथन कैसा है? यह कथन असत्य है। तो आपको क्या लिखना था? यहाँ पर असत्य लिखना। यदि आपने असत्य लिखा है तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है, आपको पूरा 1 नंबर इसमें से मिलेगा। अगला प्रश्न है, संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है। तो यह कथन सत्य है। तीसरा कथन है, उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग धन प्रेरित उपभोग। तो यह कथन भी कैसा है? सत्य है। इसके बाद अगला कथन कि अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना चाहिए। यह कथन असत्य है, क्योंकि अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को व्यय में वृद्धि नहीं बल्कि कमी करना चाहिए। इसलिए हमारा कथन कैसा है? असत्य है। अगला कथन है कि संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है। तो संसद में बजट पर जो भाषण गृह मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो यह कथन कैसा है? असत्य है। इसके बाद अगला कथन है कि आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है। तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि आय उत्पादन रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है। इसलिए हमें क्या लिखना है? यहाँ पर असत्य लिखना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं सही जोड़ी मिलान की। सही जोड़ी मिलान में यहाँ पर मैं तीर के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो प्रश्न है, इसमें पहले वाले प्रश्न का जो दिया है कि विनिमय दर में वृद्धि, विनिमय दर में वृद्धि की आपकी जोड़ी मिलेगी ई से भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। विनिमय दर में वृद्धि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल। इसके बाद अगला है विनिमय दर में कमी। तो विनिमय दर की में कमी है, उसको हमें मिलाना है भुगतान संतुलन के अनुकूल। ये 2 जोड़ी हो गई हमारी। अब आगे हम देखते हैं। तीसरा है राजकोषीय उपाय। तो राजकोषीय उपाय की जोड़ी मिलेगी करारोपण नीति से। मौद्रिक उपाय, मौद्रिक उपाय की जोड़ी मिलाना है खुले बाजार की क्रियाओं से। कोक एवं पेप्सी, ये कैसी वस्तुएं हैं? कोक एवं पेप्सी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। पेन और स्याही पूरक वस्तुएं हैं। मोटे अनाज को हम कहते हैं गिफिन वस्तुएं। तो इस प्रकार से आपका ये सही जोड़ी बनाइए वाला प्रश्न भी हल हो गया है। हम आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। तो अल्पकाल में फर्म की पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है? यहाँ आपके 2 उत्तर बन सकते हैं। एक उत्तर हो जाएगा धनात्मक, धनात्मक होता है। अल्पकाल में पूर्ति का वक्र कैसा? धनात्मक होता है। इसके साथ ही जो आपकी NCERT की पुस्तक है उसमें इसका उत्तर जो लिखा हुआ है या पूरा जो कथन लिखा हुआ है उसमें बताया गया है कि अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत यानी कि ABC से ऊपर होता है। तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं मंडल के द्वारा कौन सा जारी किया जाता है, क्योंकि अगर कोई संशोधन होगा, कोई इसमें बदलाव होगा तो आपके अंक प्रभावित थोड़े बहुत हो सकते हैं, अन्यथा इसमें धनात्मक पे भी नंबर मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए? तो यह कौन सा वर्ष है? 1929।
भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? तो भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा दी। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो प्रतिरक्षा व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत गैर योजनागत व्यय माना जाता है। यदि आपने राजस्व व्यय लिखा है तब भी आपका सही है, और गैर योजनागत व्यय लिखा है तब भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम हैं जैसे आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखते हैं पहला प्रश्न इसमें है कि बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वह कौन सी है? तो दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर है विकल्प सा, असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन। अगला प्रश्न है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है, इसका सही उत्तर है अत्यधिक लोचदार। सही उत्तर है अत्यधिक लोचदार। कुल लागतें होती हैं, इसका सही उत्तर है विकल्प सा, कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्ती लागतों का योग, यानी कि टीएफसी धन टीवीसी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है? तो ब्याज, इसमें जो दिया गया विकल्प है इसमें ब्याज साधन आय कहलाती है। अगला प्रश्न है, उपभोग फलन है। तो उपभोग फलन क्या है? आय तथा उपभोग में संबंध को ही हम उपभोग फलन कहते हैं। अगले प्रश्न में है कि एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ रुपए और उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा होगा। तो वित्तीय घाटा यानी कि राजकोषीय घाटा जो होगा वह इन दोनों का योग होगा, यानी कि 70,000 करोड़। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आगे जो प्रश्न दिया है जिसमें रिक्त स्थान भरना है, कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सदैव धनात्मक हो जाता है। क्या लिखना है यहाँ पर? धनात्मक। अगला रिक्त स्थान है, पूर्ति का नियम रिक्त स्थान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, तो यहाँ पर पूर्ति का नियम दुर्लभ वस्तुओं पर लागू नहीं होता। हालांकि यदि आपने नीलामी लिखा है कि नीलामी की वस्तुओं पर लागू नहीं होता, वह भी सही है। श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुएं ऐसा लिखा तब भी सही है, क्योंकि पूर्ति का नियम के जो अपवाद हमने पढ़े हैं, जो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता, उसमें दुर्लभ है, नीलामी की वस्तुएं, श्रेष्ठ कलात्मक वस्तुएं, जो भी आपने लिखा हो इसमें ठीक है। आगे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता रिक्त स्थान वस्तुओं का विक्रय करते हैं, तो इसका उत्तर है समरूप। क्या लिखना है? समरूप। अगला प्रश्न है, कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का रिक्त स्थान तय कर देती हैं, तो यहाँ पर हमें भरना है न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा सरकार क्या कर देती हैं कि न्यूनतम सीमा तय कर देती हैं। हालांकि कुछ पुस्तक में ये दिया है कि न्यूनतम कीमत भी दिया है, तो आपका उत्तर देख लीजिए आपने क्या लिखा है। जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन सन रिक्त स्थान में हुआ, तो 1936 में हुआ। अगला प्रश्न, गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच रिक्त स्थान संबंध पाया जाता है, तो यहाँ पर हमें लिखना है सीधा संबंध पाया जाता है। सीधा लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष लिख सकते हैं, धनात्मक लिख सकते हैं या सकारात्मक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके हल यहाँ बता दिए हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको इनके प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 के सभी प्रश्नों के हल को समझाऊंगा। तो आप इन 32 नंबर के प्रश्नों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो गए हैं।
हमारे शिक्षक साथियों के लिए यह वीडियो लाभदायक है, क्योंकि उन्हें भी मूल्यांकन कार्य करना होता है, आगे की कक्षाओं में पढ़ाना होता है। तो यहाँ से आप इसके हल को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। आगे के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, आगे मैं आपको बता दूंगा इसके हल क्या हैं, सही उत्तर इनके क्या हैं, कैसे ज्ञात करना है। तो हम सब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।